बहुत सारे लोग जो जिनको हकदार हैं जो इंसाफ के, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप यूजीसी का पैसा 6-6 महीना नहीं मिलता है। गरीब बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कैसे रुकेंगे? जब आईआईटीएन को नौकरी नहीं मिली, स्वरोजगार, आप सोच लीजिए सारा दिन तो पकौड़ा तलेगा नहीं। एक खूबसूरत दुल्हन की 2 आँखें हैं, खूबसूरत, अगर उसमें से एक आँख कमज़ोर पड़ जाए तो दुल्हन कानी हो जाएगी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है कि आज़ादी को लेकर हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी क्या सोचती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलुमनाई। इनसे जानेंगे कि आज़ादी का इनके लिए क्या मतलब है, और देश में या समाज में जिस आज़ादी की बात की जा रही है, समाज में लड़कियाँ कितनी आज़ाद हुई, महिलाएँ कितनी आज़ाद हुई, बंगाल में जिस तरह से पीड़िता के साथ हुआ, इन सब मुद्दों पर महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं, समाज को लेकर क्या सोचते हैं, बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो देशवासियों को, सारे लोगों को आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मुल्क की आज़ादी में जो हमारी पहली जनरेशन था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, अब वक्त आ गया है कि नई पीढ़ी उसको रीअफर्म करे। इस देश की आज़ादी का मतलब है इस मुल्क में यूनिटी रहे, मोहब्बत रहे। जो पिछड़े हुए लोग हैं, समाज में दबे कुचले लोगों को, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जिसमें ख़ास तौर से दलित, औरतें, माइनॉरिटीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मुल्क में एक ऐसा माहौल फैलाया जा रहा जो इस मुल्क की आज़ादी की जड़ों को खोद रहा है। हमें ज़रूरत है कि उस जड़ में मिट्टी और पानी डालें ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो सके। लेकिन मुल्क के जो सर्वा है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, वो तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलते। जैसे आप पिछड़ा अति पिछड़ी की बात कर, मैं इस अच्छे मौके पर बुरी बात नहीं कहना चाहता। He doesn't deserve my comment on this auspicious occasion. देश के प्रधानमंत्री हैं, नागरिक के नाते तो सोचते होंगे कैसे कर रहे हैं। मैं अच्छे मौके पर बुरी बातें करना ही नहीं चाहता। इंसाफ सिर्फ हो नहीं, इंसाफ दिखना भी चाहिए। हमारे बड़े भाई ने जो कहा अभी, मुल्क के तमाम लोग, जब तक आप एजुकेशन में आगे नहीं आएंगे, जब स्वास्थ्य में देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। और इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों का योगदान था। आप किसी एक को हटा के नहीं चल सकते। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जिन लोगों ने देश को आज़ादी कराने में कसम खाई थी, आज बहुत सारे लोग जो जिनको हकदार हैं जो इंसाफ के, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो तमाम लोग जिनको शिक्षा चाहिए, मेरा ये कहना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से कि जो पटना चैप्टर की तरफ से उनको एजुकेशन में उनको मौका मिले। जो गरीब बच्चे हैं उनको क्लास 6-7 तक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, देश का संविधान बोलता है, वो उनका हक तक मिले। उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। और जब तक देश एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेगा, हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देश हमारा पिछड़ता रह जाएगा। अब और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों को लेकर चलना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आप लोग इतने पुराने एएमयू के स्टूडेंट रहे हैं, आज की शिक्षा व्यवस्था पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की लगती है अच्छी पॉलिसी, या लगता है कि बदल गया कुछ? बस मैं ये चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़े, जिससे हम लोग सबको आगे बढ़े। और मैं एक और आपके थ्रू गुजारिश करना चाहूँगा, पूरे बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत स्टूडेंट्स हैं, हमारी एसोसिएशन से जुड़ें और जुड़ के हमारी एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं। बस, थैंक यू। शिक्षा के लिए तो कुछ बोल दिए, जिसके के लिए बस बहुत बड़े भाई लोगों ने बोल दिया। शिक्षा के लिए देखिए सबसे ज़्यादा है हमारे पास एग्जाम्पल है चाइना का, हमसे बड़ी आबादी है। और अभी देखे होंगे ओलंपिक में वो अमेरिका को बिफिटिंग जवाब उसने दिया है। कैसे वो इतना डेवलप किया। स्किल डेवलपमेंट, हम लोग अपने एजुकेशन को बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट करें, समझ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करें। जब तक हम इस पर नहीं ध्यान देंगे, हम नहीं डेवलप करेंगे। और हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की बात नहीं कर सकते हैं। इकनॉमी को हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ कागज़ पे कोई चीज़ कह देने से नहीं होता, उसको ज़मीन पर उतारना होता है। तो सरकार की आप बताएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान का मिशन ही था कि एजुकेशन को लेके चले। और उन्होंने कहा था कि मेरी 2 आँखें हैं, यानी हिंदू और मुसलमान। तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों को वही ये सिखाए हैं और बताया गया है कि हम लोग सब एक होके आगे बढ़ें, एजुकेशन को जितना फैला सके फैलाएं। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, ये रजिस्टर्ड बॉडी है, इसमें हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए। कैसे हम लोग डाउन ट्रोडन को उठाएं और बराबरी के साथ ले आए अपने साथ, इसी मिशन में लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम इसी वजह से सारे लोग हम लोग सब चाहते हैं कि इसके साथ, इस एसोसिएशन के साथ और भी हमारे भाई इकट्ठा हों और जुड़े। शिक्षा की रोशनी समाज में फैलाइए आप। जी, कई लोग ऐसे ही एनजीओ से हमारी बात हो रही थी, बोलते थे पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चे को देना नहीं चाहते शिक्षा को।
बताएंगे इसके बारे में? पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, उनके घर पे और मास प्रोग्राम हम करें, ठीक है, हमारी टीम जाए उन लोगों को जाके कन्विंस करे, ठीक है, कि क्या शिक्षा की महत्व है, वो उसके लिए हमको फील्ड वर्क करने की ज़रूरत है। वैसे भी हम लोग स्लम्स में, उस तरह की लोकेलिटी में और स्कूल्स को जो है और बढ़ाने का इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो मुहिम चलता है, जो सरकार के साथ हम लोग, सरकार की जो भी स्कीम होगी उसको हम फैलाने में अपनी महत्वाकांक्षा को अपना योगदान देंगे, हमारी एसोसिएशन उसको देगी, बढ़ाएगी। आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आज़ादी की मुबारकबाद तमाम हिंदुस्तान के जो हमारे भाई बहन हैं और ख़ासकर जो बिहार से लोग हैं उनको आज़ादी की मुबारकबाद। हम आज़ाद हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। आज भी लोग आज़ादी के लिए जूझ रहे हैं। तो इस आज़ादी को कायम रखने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबको साथ मिल के चलना पड़ेगा, है ना। जितने मज़हब, जाति, धर्म और डाउन ट्रोडन लोग हैं, जिसमें जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस शिक्षा, जिसके लिए हमारे जितने सीनियर हजरात ने बात की कि शिक्षा, और दूसरा है स्वास्थ्य। इस पे हम बहुत पिछड़ रहे हैं, हम बाहर के मुल्कों से हम बहुत पीछे हैं। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बात हो, जो है इस पे हम लोग फोकस करें। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी स्वास्थ्य के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें ख़ासकर वो लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं। हमारा बिहार काफ़ी पिछड़ा माना जा रहा है। आप जाइए जो है छोटे छोटे इलाकों पे, तो हमारी जो तंजीम है अलीगढ़ मुस्लिम सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, जैसा कि पीयूष भाई ने कहा कि इन्होंने जो निवेदन किया है, आग्रह किया है कि सब लोग इसमें आएँ, जुड़े और इस तंजीम को, इस एसोसिएशन को, संस्था को मजबूती दे, ताकि हम बिहार की प्रगति में हम अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकें। जो है इससे पहले डेंगू के टाइम में हम लोगों ने जो ब्लड डोनेशन किया, तो जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कि सरकार की स्कीम से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और हमारे जो फाउंडर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली है कि कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं, जिसमें केन वार्सने साहब हैं, आबिदीन साहब हैं, यूनुस साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में रहे। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के हम लोग को दिया है कि इसके तहत हम लोग और अच्छा काम कर सकें, और हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि और आगे हम लोग काम करें। ये सबसे पहले तो 15 अगस्त की मुबारकबाद। मैं आपको ये बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा अदारा आज भी है जहां गरीब बच्चे पढ़ के निकलते हैं। मेडिकल में आज आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ सालाना 7,000 रुपया फ़ीस लग रहा है। मैंने हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि नर्सरी के बच्चे को जो पढ़ाने में लगता है उससे कम में बिटिया जो है या बच्चे जो हैं वो मेडिकल करके निकल रहे हैं। वहाँ 7,000 इतना कम किसी अदारे में नहीं है। आज भी गरीब बच्चे, जब मैं वहाँ पढ़ा करता था तो ऐसे बच्चे भी थे जो शेरवानी पहन के पूरी ज़िंदगी गुजार दी और बनियान अंदर पहनते थे, उनके पास शर्ट नहीं था, लेकिन पढ़ के आज बड़े बड़े ओहदे पर चले गए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा देन है, और इसीलिए हम इसको बढ़ाना चाहते हैं कि ऐसा अदारा बने जहाँ गरीब बच्चे पढ़ सकें। अमीर बच्चे के लिए तो बहुत सारे अदारे हैं, गरीब बच्चे पढ़ सके, इसके लिए ये अदारा बिहार में इस तरह का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे गरीब के बच्चे भी अच्छे से पढ़ के बड़े नहीं है। यही तो है, और हम लोगों को चाहिए कि वैसा अदारा बने। सर सैयद के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोग चाहते हैं कि वैसा यूनिवर्सिटी। कई लोग कहते हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में इनकम टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं और विदेश निकल जाते हैं, तो हिंदुस्तान को उसमें तो घाटा हो जाता है, क्या ही हो जाता है? नहीं, तो उसके साथ मैं आपको बता दूं, आप एजुकेशन को बेहतर बनाइए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मेरा बेटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में गया, 2 साल उन्होंने पढ़ा, उसके बाद वो छोड़ दिया। उसने वहाँ से MS रिसर्च किया और जर्मनी चला गया। क्यों? आप UGC का पैसा 6-6 महीना नहीं मिलता है। गरीब बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कैसे रुकेंगे? आप उनको वो इन्वायरमेंट दीजिए। आप कहने को तो कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, क्यों, मैं भोगी हूँ। टॉप इंस्टीट्यूशन में रिसर्च की व्यवस्था कैसी है? नहीं बेहतर है। आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले ये था कि अगर 4 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, तो 100 लड़के एप्लीकेंट होते थे। इस साल से ये हुआ है कि 5 पोस्ट है और 4 लड़के एप्लीकेंट हुए। ये आप समझ लीजिए। गवर्नमेंट अपने एजुकेशन पॉलिसी में ये ला क्यों नहीं पा रही? अब सवाल ये है, गवर्नमेंट को सोचना है, एजुकेशन पॉलिसी जो बनाते हैं उनको सोचना है। हम तो चाह रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कितना चाहती है उस पर है। सही बोल रहे हैं बड़े भाई हमारे। फीस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो गरीब के बच्चे सुबह शाम मेहनत करते हैं, +2 करते हैं। अब IIT में जैसे उन्होंने बताया, हमारे बड़े भाई ने, इनके बच्चे का एक अपना मांड है IISc में। IIT की क्या हालत है अभी देश में? जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जेई मेंस करके जाते हैं, एडवांस क्वालिफाई करते हैं, उसके बावजूद जो फीस है, एक आम आदमी मिडिल क्लास कहाँ से अफोर्ड करेगा?
तो एजुकेशन को सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे फाउंडर, हमारे बड़े भाई ने भी बताया, जो हमारे फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की 2 आँखें हैं, खूबसूरत, अगर उसमें से एक आँख कमज़ोर पड़ जाए तो दुल्हन कानी हो जाएगी। इस खूबसूरती को और बरकरार रखना है तो देश को एजुकेशन में आगे आना होगा, इस दुल्हन को बनाना होगा। इसमें इस बाग में हर तरह के फूल होने चाहिए। वो फूल जो गरीबी से उठ रहा है, वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है और IIT में उसके बाप के पास पैसे नहीं है, उसको अधिकार होना चाहिए पढ़ने का। इसमें सरकार को चाहिए कि जो IIT में फ़ीस है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो फ़ीस है, उसको कम कीजिए। और जो पैसे वाले हैं, जिनकी जो हालत, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? सिर्फ उनका जुर्म ये नहीं है कि वो किसी खास कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चे जा नहीं पा जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। फिर वो बच्चे, आपने कहा कि बाहर चले जाते हैं, उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आप उनको यहाँ IIT पहली बार हुआ है देश में कि IIT क्वालिफाई करने वालों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। कितना अनफॉर्चुनेट है ये देश के लिए। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो उनको चाहिए ना शिक्षा। अगर माँ बाप दिलवा रहे हैं तो चाहते हैं कि जब हमने इतना खर्च किया तुम कमाओ भी, तो बाहर जाते हैं। उनको अच्छा प्लेसमेंट मिलना चाहिए। जो मेहनत से यहाँ पढ़ रहे हैं उनको यहाँ नौकरी भी मिलनी चाहिए। सिर्फ हम, सरकार कई बार ये तर्क देती है कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, स्वरोजगार भी तो कोई कुछ करे। जब IITian को नौकरी नहीं मिले, स्वरोजगार, आप सोच लीजिए, हर आदमी तो पकौड़ा तलेगा नहीं। अगर सरकार बोलती है, हर आदमी का पढ़ा लिखा इंसान है, वो IIT करके आ रहा है, उसको वो तो डिज़र्व करता है भाई, उसको प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है देश के लिए। इस पर हमको, हमारी सरकार को इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए और तमाम लोगों को मिल के इस काम को करना चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा लोगों को मिल सके और कल हो के वो उनको रोज़गार मिले। सर आप बताएंगे, बेहतर शिक्षा के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है, लग रहा है ये हित में है स्टूडेंट्स के, या फिर लग रहा है क्या? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ एक ही डिमांड है एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री कि एजुकेशन के ऊपर कम से कम 20% ऑफ GDP का जो है एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जिस दिन अगर सही, अगर जो बजट, अगर इसका इम्प्रूव किया जाएगा, अगर बजटरी जो एलोकेशन है एजुकेशन के ऊपर, अगर इसको बढ़ाया जाएगा, तब जाकर के जो हमारे बड़े भाइयों ने बताया है, उस हिसाब से हर तबके के लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। आपके शिक्षा का बजट बढ़ाए सरकार? कम से कम मेरा डिमांड है 20% ऑफ द GDP शुड बी एक्सपेंस्ड ऑन एजुकेशन। तो कह रहे थे कई लोग जो रिसर्च को लेकर कैसी व्यवस्थाएं हैं इंस्टीट्यूशन में, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन में? देखिए, अगर देखिए पिछले 78वीं यौम आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, देश बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स हैं जो आपको ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन का जो तरीक़ा है, जो पॉलिसी बनती ज़रूर है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉज है उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। कई जगहों पे देखा गया है कि बहुत सारे जो सजेशंस आते हैं, बहुत सारे जो इंटेलिजेंट सजेशंस आते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल सजेशंस आते हैं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा सीधा मानना है कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, पहला। दूसरा, एक्सपेंडिचर अगर हम बढ़ाते हैं तभी मिलेगा सभी को मौका। जैसे अभी बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हो रही थी, या JNU है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पहले बहुत ही सस्ता होता था यहाँ पे पढ़ाई लिखाई। जो हम लोग वहाँ से पढ़ के निकले हैं, बड़े भाइयों ने बहुत बताया, बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंडिचर पे हमारे पेरेंट्स को बहुत कम खर्चा करना पड़ा और आज हम लोग इस लायक हैं। तो उस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए। जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंडिया के अंदर होता जा रहा है, मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हो रहा है, उस पर रोक लगना चाहिए। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया जाएगा, तब जा कर के लोगों को कम और सस्ता एजुकेशन मिल पाएगा। सरकार तक देती है प्राइवेटाइजेशन, अगर शिक्षा का हो जाए तो वो तो स्टूडेंट के फ़ायदे में ही है। आप देख लीजिए, कोई आप प्लेसमेंट की अगर बात जैसे है, जब आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को नहीं मिलता है तो जो मशरूमिंग ऑफ एजुकेशन हो रहा है उसमें भी किसी को नहीं मिलेगा। मैंने खुद देखा है, अब जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स में भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो अच्छे खासे जो सो कॉल्ड क्लेम करते हैं, उनके यहाँ भी प्लेसमेंट की बहुत बुरी हालत है, पहला। दूसरा, जो आते हैं उनको उनके हिसाब की नौकरी नहीं मिल पाती। आज अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस के जो कंप्यूटर इंजीनियर्स को भी जो है 20,000 25,000 की नौकरी मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि आप एजुकेशन पॉलिसी की जो, अगर आप बात आपने जो सवाल किया है, सीधा है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन शुड बी इम्प्रूव्ड एंड द नंबर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन शुड बी रेज्ड। अच्छा, आपने कहा कि इंजीनियर्स होकर 10 से 15,000 पे काम कर रहे हैं, सरकार ये तर्क दे रही है इसमें कि उनके पास स्किल नहीं है मार्केट के अनुसार। वही तो मैंने कहा ना, स्किल कहाँ से आता है? इंस्टीट्यूशन से स्किल आता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल दे दिया। तो जो मैंने अभी मशरूमिंग की बात करी वही की ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पैमाना है इंस्टीट्यूशन का वो सही है कि नहीं।
जो एक सेट पैरामीटर होना चाहिए उस पर वो स्टैंड करता है कि नहीं। तो जब उस पर स्टैंड करेगा तो नेचुरल है कि वहाँ पे स्किल बिल्डिंग होगी, ना कि सिर्फ जो सर्टिफिकेशन होगा।